नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मेजर बलवंत का एक रोमांचक उपन्यास, कार में लाश। भारी लिफाफा। पोस्टमैन एक भारी भरकम लिफाफा प्रभात के हाथ में थमा गया। प्रभात ने लिफाफे को हथेली पर रखकर तोला और आंखों में दिलचस्पी तथा उत्सुकता भरकर उसे उलट पलट कर देखा। भूरे रंग का वह लिफाफा 8x8 साइज का था। उस पर ढेर सारे रंग बिरंगे टिकट लगे थे और बेहद खूबसूरत अक्षरों में प्रभात का नाम और उसके ऑफिस का पता लिखा था। प्रभात ने लेटर ओपनर की मदद से लिफाफे को खोला और अंदर झांका। उसकी नज़र नोटों की एक गड्डी पर पड़ी। उसने बड़ी शीघ्रता से गड्डी लिफाफे के बाहर खींच ली। गड्डी के साथ साथ एक तय किया हुआ कागज भी बाहर आ गया। प्रभात ने नोटों की गड्डी का मुआयना किया। वह गड्डी 100 के नोटों की थी। इस बात में प्रभात को कोई संदेह नहीं था कि गड्डी में 100 रुपए के पूरे 100 नोट हैं, यानी पूरे 10,000 रुपए। गड्डी को प्रभात ने वापस लिफाफे में डाला और लिफाफा बड़ी लापरवाही से मेज पर फेंक दिया। उसके बाद वह तय किए कागज की ओर आकर्षित हुआ। बड़ी सावधानी से उसने तय खोली तो पाया कि वह कागज दरअसल एक पत्र था। वह पत्र लिखने वाले की प्रशंसा किए बिना न रह सका। पत्र बेहद खूबसूरत और सुस्पष्ट अक्षरों में लिखा गया था, मोती जैसे अक्षरों में। प्रभात पत्र पढ़ने लगा, जो इस प्रकार था। डियर मिस्टर प्रभात, शायद आपको मेरी याद हो। मेरा नाम आराधना कपूर है। हम लगभग 4 महीने पहले एक पार्टी में मिले थे। वह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात थी। आज अचानक मुझे किसी प्राइवेट जासूस की मदद की जरूरत महसूस हुई तो मुझे आपकी याद आई। मैं आपके जिम्मे एक अजीबोगरीब काम सौंप रही हूँ। हो सकता है आपको वह काम करना पड़े और यह भी हो सकता है कि वह काम करने की नौबत ही ना आए। क्या होगा इस बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकती। बहरहाल आपकी फीस मैं अदा कर रही हूँ। आपको मेरा काम करना पड़े या ना करना पड़े, दोनों ही दशा में ये 10,000 रुपये आपके हुए। अब यह भी जान लीजिए कि काम क्या है। मुझे संदेह है कि मेरा पति जितेंद्र कपूर मेरी हत्या करना चाहता है। अगर मेरी हत्या हो जाती है तो आपका काम यह होगा कि आप मेरे पति के खिलाफ सबूत एकत्र कर और उसे कानून के हवाले करें। एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको जो कुछ भी करना है मेरी मौत के बाद करना है, उससे पहले नहीं। आशा है आप मेरी बात और अपना काम समझ गए होंगे। अच्छा, नमस्ते। आराधना कपूर। पता बंगला नंबर 256, ज्योति नगर, जयनगर। पत्र समाप्त करके प्रभात ने उसे मोड़कर लिफाफे के हवाले किया और आराधना कपूर के बारे में सोचने लगा। आराधना से वह सिर्फ एक बार मिला था, लेकिन फिर भी उसे आराधना की याद थी। लगभग 4 महीने पहले प्रभात के एक मित्र राकेश मेहरा ने प्रभात को अपने जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया था और उसी ने प्रभात का परिचय आराधना से कराया था। आराधना एक गोरी चिट्टी, इंतहाई खूबसूरत, भरपूर जवान, बड़ी बड़ी आंखों वाली लगभग 26 वर्षीय स्त्री थी। एक बेहद शानदार स्त्री। प्रभात उसकी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुआ था कि पार्टी के दौरान उसके इर्द गिर्द मंडराता रहा था। आराधना पर से ध्यान हटाकर प्रभात जितेंद्र कपूर के बारे में सोचने लगा। वह जितेंद्र कपूर से अच्छी तरह परिचित था। जितेंद्र को उसने हमेशा एक जिंदा दिल व्यक्ति के रूप में पाया था। अगर आज से पहले कोई उससे यह कहता कि जितेंद्र किसी की हत्या कर सकता है तो वह इस बात पर हरगिज यकीन न करता। लेकिन इस पत्र ने प्रभात के हृदय में एक शंका को जन्म दे दिया था, उसे उलझन में डाल दिया था। वह सोचने लगा, क्या जितेंद्र सचमुच आराधना का कत्ल करना चाहता है या फिर आराधना के हृदय में झूठा शक घर कर गया है? और अगर आराधना का संदेश सच है तो संदेह की वजह क्या है? जितेंद्र आराधना का कत्ल क्यों करना चाहता है? आराधना का कसूर क्या है? हर सवाल का जवाब पाने के लिए प्रभात ने आराधना से मिलकर बात करने का फैसला किया और उठ खड़ा हुआ। कुर्सी की पीठ पर टंगा कोट उसने पहना और मेज पर से लिफाफा उठाकर जेब में डाल लिया। उसके बाद ऑफिस लॉक करके वह अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। मोटरसाइकिल स्टार्ट करके वह जितेंद्र के बंगले की ओर चल पड़ा। दोपहर का समय था। हल्की हवा चल रही थी। धूप बड़ी भली और सुखद लग रही थी। सामान्य गति से मोटरसाइकिल भगाते हुए प्रभात ज्योति नगर के
बंगला नंबर 256 के सामने पहुंचा। सीमेंट के बने हुए रास्ते से गुजरकर वह मुख्य इमारत के सामने पहुंचा। खिलौने जैसी खूबसूरत इमारत एक ऊंची कुर्सी पर बनी हुई थी। इमारत के मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए 20 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। प्रभात सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा और उसने हौले से कॉल बेल के पुश पर उंगली रखी। भीतर कहीं घंटी बजी। घंटी की आवाज प्रभात ने भी सुनी। वह द्वार खुलने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ क्षण बाद भीतर पैरों की आहट हुई और फौरन बाद द्वार खुला। द्वार खोलने वाले ने साफ सुथरे कपड़े अवश्य पहन रखे थे, लेकिन प्रभात को यह समझने में कोई परेशानी नहीं हुई कि वह व्यक्ति घर का नौकर था। मिसेस आराधना कपूर हैं घर में? प्रभात ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। जी नहीं, दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। वे बाहर गई हैं। बता सकते हो कहाँ गई हैं? जी नहीं, उस व्यक्ति ने इनकार में सिर हिलाया। यह तो बता सकते हो कि कितने बजे उन्होंने घर छोड़ा था? उस व्यक्ति ने एक क्षण कुछ सोचा, फिर बोला, यही कोई 10 सवा 10 बजे वे घर से निकली थी। तुम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि वे कहाँ जा सकती हैं? आप ही बताइए साहब, मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं इस घर का मामूली सा नौकर हूँ। भला मैं? कहते कहते वह व्यक्ति क्षण भर के लिए रुका और फिर बोला, साहब, हो सकता है वे अपने पिता या बहन से मिलने गई हों। यानी अपने मायके? प्रभात ने पूछा। जी हाँ, उस व्यक्ति ने सिर हिलाया। देखो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। क्या तुम उनके पिता का पता मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं साहब, जरूर दे सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि मेम साहब वहीं होंगी। तुमसे गारंटी लेने को कह ही कौन रहा है? तुम बस पता बता दो, प्रभात ने तनिक झुंझलाए स्वर में कहा। मेम साहब के पिता कृष्णनगर में रहते हैं। उनके फ्लैट का नंबर 16 है। फ्लैट नंबर 16 कृष्णनगर। फिर उसने पूछा, क्या मिस्टर जितेंद्र कपूर घर पर हैं? जी नहीं, वह तो ऑफिस गए हैं। वह घर से कितने बजे निकले थे? जी यही कोई 8:45 बजे। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आजकल तुम्हारे साहब और मेम साहब के बीच कुछ अनबन चल रही है? प्रभात ने एक महत्वपूर्ण सवाल किया। नहीं तो, प्रभात को विचित्र निगाहों से देखते हुए उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। प्रभात दरवाजे से ही विदा हुआ और सीढ़ियां उतर कर नीचे आया। मोटरसाइकिल पर सवार होकर वह कृष्णनगर की ओर बढ़ गया। रास्ते में वह सोच रहा था, इससे पहले कि केस कोई भयंकर रूप धारण कर ले, उसकी आराधना से मुलाकात हो जानी चाहिए ताकि वह सच्चाई की तह तक पहुंच सके। और अगर सचमुच जितेंद्र का इरादा आराधना की हत्या करने का है तो वह उन दोनों के बीच सुलह करा सके। कृष्णनगर पहुंचकर प्रभात ने 16 नंबर का फ्लैट तलाश किया और फ्लैट के निकट मोटरसाइकिल खड़ी करके दरवाजे के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजे के दाईं ओर एक नेम प्लेट लगी हुई थी। प्लेट पर लिखा था, गौतम खन्ना। प्रभात ने अनुमान लगाया कि गौतम खन्ना आराधना के पिता का नाम है। उसने कॉल बेल बजाई और द्वार खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद द्वार खुला और एक 55-56 वर्षीय मर्द चौखट पर नजर आया। मिस्टर गौतम खन्ना? प्रभात ने शालीन स्वर में पूछा। यस, मर्द ने नम्र स्वर में कहा। आप आराधना के पिता हैं? गौतम खन्ना ने संदिग्ध निगाहों से प्रभात को देखा और फिर बोला, हाँ, मुझे आराधना से कुछ बात करनी है। अगर आप मेरी उससे बात करवा दें तो बड़ी मेहरबानी हो। प्रभात ने यूं कहा जैसे उसे इस बात का पूरा यकीन हो कि आराधना वही है। क्या बात करनी है तुम्हें उससे? गौतम खन्ना का स्वर एकाएक बेहद कठोर हो गया। वह मैं आपको नहीं बता सकता, मैं अपनी बात आराधना से ही कहूँगा। प्रभात ने नम्र स्वर में कहा। यह तो बता सकते हो कि आराधना से तुम्हारा क्या रिश्ता है? जलती निगाहों से प्रभात को देखते हुए गौतम खन्ना ने पूछा। प्रभात गौतम खन्ना की नाराजगी की वजह न समझ सका। वह बोला, मेरा आराधना से कोई रिश्ता नहीं है। मैं? ऐसा कैसे हो सकता है? गौतम खन्ना ने प्रभात की बात बीच में ही काट दी। तुम्हारा उससे जरूर कुछ न कुछ रिश्ता है। अगर ऐसा ना होता तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ ना आते, उससे बात करने के लिए मरे न जा रहे होते। जनाब, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप तो ऐसे ताव खा रहे हैं जैसे किसी कवारी लड़की का बाप अपने दरवाजे पर किसी नौजवान को देखकर ताव खाने लगता है। यकीन कीजिए, आराधना से मेरा कोई ऐसा वैसा या किसी अन्य प्रकार का रिश्ता नहीं है। आज तक मेरी उससे
सिर्फ एक मुलाकात हुई है, वह भी हेलो हेलो वाली। मैं तो उसे अच्छी तरह से जानता भी नहीं हूँ। अगर तुम उसे अच्छी तरह जानते भी नहीं हो तो यहाँ तक कैसे पहुँच गए? मैं उसकी तलाश में उसके पति जितेंद्र कपूर के घर गया था। वह वहाँ नहीं मिली। वहाँ एक नौकर ने बताया कि शायद वह यहाँ आई हो। यहाँ का पता भी मुझे उस नौकर ने ही दिया था। प्रभात ने समझाया। उस नौकर का ख्याल बिल्कुल गलत है। आराधना यहाँ नहीं आई। आप बता सकते हैं कि वह कहाँ गई होगी? जी नहीं, मैं नहीं बता सकता, गौतम खन्ना ने शुष्क स्वर में कहा। प्रभात कुछ क्षणों तक गौर से गौतम खन्ना को देखता रहा, फिर बोला, लगता है आप अपनी बेटी से कुछ नाराज हैं। हाँ हूँ, तुम्हें क्या? चलो बहुत हुआ, अब चलते फिरते नजर आओ। मेरे पास तुम जैसे लोगों से बात करने के लिए समय नहीं है। अपनी बात समाप्त करके गौतम खन्ना दरवाजा बंद करने चला। प्रभात ने दरवाजे के बीच में पैर अड़ा दिया और गौतम खन्ना को ढकेल कर अंदर प्रविष्ट हो गया। यह क्या बदतमीजी है? गौतम खन्ना गुर्राया। जनाब, आप इसे बदतमीजी समझिए या कुछ और समझिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि इसी बदतमीजी में आपकी और आपकी बेटी की भलाई है। प्रभात ने शांत स्वर में कहा। क्या मतलब? मतलब यह है कि आपकी बेटी की जान खतरे में है, और अगर मेरे प्रति आपका यही रवैया रहा तो आप तो मुझसे बहस करते रह जाएंगे और आपकी बेटी मरकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगी। कल की पहुंचती आज पहुंच जाए, मुझे तो खुशी होगी। गौतम खन्ना ने मुंह बिचका कर कहा। कैसे बाप हैं आप? बड़ी हैरानी से गौतम खन्ना को देखते हुए प्रभात ने कहा। जैसी वह बेटी है, गौतम खन्ना ने भावहीन स्वर में कहा। खन्ना साहब, होश में आइए, मामले की गंभीरता को समझिए। आराधना की जान खतरे में है, कोई उसका कत्ल करना चाहता है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है यह तो। उस आदमी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक बोल देना। प्रभात मुंह फाड़कर गौतम खन्ना को देखने लगा। उसकी हैरानी हर पल बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद वह संभल कर बोला, आप आराधना के बाप हैं या दुश्मन? ठीक समझा तुमने, मैं सचमुच उसका दुश्मन हूँ। अगर मैं उसका दुश्मन ना होता तो जरूरत से ज्यादा लाड प्यार देकर उसे क्यों पालता? उसकी हर उचित अनुचित जिद के आगे घुटने क्यों टेकता? वह बिगड़ती चली जाती और मैं आंखें मूंदे क्यों बैठा रहता? खन्ना साहब, आपकी बातों से साफ जाहिर है कि आराधना के बिगड़ने के जिम्मेदार आप हैं। अब कहीं ऐसा ना हो कि आप उसकी मौत के भी जिम्मेदार हो जाए। देखिए, औलाद कैसी भी हो, आखिर औलाद होती है। आप जुबान से अपनी बेटी को कितना भी कोस लें, लेकिन मैं जानता हूँ आपके दिल के किसी न किसी कोने में उसके लिए प्यार का जज्बा जरूर होगा। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल गलत है। मेरे दिल के हर कोने में उसके लिए नफरत है। नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। गौतम खन्ना ने दृढ़ स्वर में कहा। नफरत की वजह जान सकता हूँ? प्रभात ने उत्सुक स्वर में पूछा। तुम कौन होते हो जानने वाले? गौतम खन्ना ने आंखें निकाल कर कहा। ठीक है साहब, मैं कोई नहीं, बस अब तो खुश। अब मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कुछ देर के लिए अपने गुस्से को थूक दीजिए, नफरत को भुला दीजिए और मेरी बात जरा गौर से सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम जा सकते हो। गौतम खन्ना ने दरवाजे की ओर संकेत करके कहा। मैं अपनी बात सुनाए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, समझे आप? एकाएक प्रभात आवेश में आ गया। कैसे नहीं जाओगे? गौतम खन्ना भड़क कर बोला। यह मेरा घर है, तुम्हारे बाप की हवेली नहीं। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस ही आकर तुम्हारे सारे कसबल निकाल लेगी। इससे पहले कि प्रभात कुछ कहता, भीतरी दरवाजे से होकर एक जवान लड़की वहां आई। लड़की की उम्र यही कोई 22 वर्ष थी। वह एक साधारण नैन नक्श वाली खूब स्वस्थ लड़की थी। उसे सुंदर नहीं तो असुंदर भी नहीं कहा जा सकता था। उसके मुख पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। डैडी, लड़की गौतम खन्ना से संबोधित हुई। प्लीज शांत हो जाइए, कहीं आपका ब्लड प्रेशर फिर से न बढ़ जाए। गौतम खन्ना ने कुछ कहने के लिए मुख खोला, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने होठ भींच लिए। एक सोफे पर बैठकर वह अपने क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। मेरा नाम सुषमा है, लड़की प्रभात की ओर मुड़कर बोली। मैं आराधना की छोटी बहन हूँ। आपकी तारीफ? मेरा नाम प्रभात है, प्रभात कुमार सिन्हा। मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। अपनी बात समाप्त करके प्रभात एक सोफे पर जा बैठा। अभी अभी आप कह रहे थे कि आराधना की जान खतरे में है।
आपके मन में यह ख्याल कैसे आया? प्रभात के सामने बैठते हुए सुषमा ने पूछा। यह ख्याल मेरे मन में नहीं, बल्कि आराधना के मन में आया है। वह समझती है कि जितेंद्र उसकी हत्या करना चाहता है। क्या? सुषमा चौंक पड़ी। यह तो सदियों से होता आया है। तभी गौतम खन्ना बोल उठा। हर युग में खुददार पतियों ने अपनी कुलटा पत्नियों की हत्या की है। यह कोई नई बात नहीं है। यह तो जितेंद्र की शराफत है कि वह आराधना की हत्या करना चाहता है। हत्या उसने की नहीं। अगर उसकी जगह कोई और होता तो अब तक हत्या कर चुका होता। डैडी, आप चुप रहिए, सुषमा ने कड़े स्वर में कहा। प्लीज कीप क्वाइट। गौतम खन्ना सिर पिटाकर खामोश हो गया और यूं सोफे पर कसमसाने लगा जैसे सोफे में खटमल हो। क्या यह बात आपसे आराधना ने कही है कि मेरे जीजा जितेंद्र उसकी हत्या करना चाहते हैं? सुषमा ने प्रभात से पूछा। जी हाँ, एक पत्र के जरिए। पत्र में उसने लिखा है कि जितेंद्र कपूर उसकी हत्या करना चाहता है और अगर उसकी हत्या हो जाती है तो मैं जितेंद्र के खिलाफ सबूत एकत्र करूं और उसे कानून के हवाले करूं, प्रभात ने कहा। सुषमा ने हुंकारी भरी और फिर पूछा, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं आराधना से मुलाकात करके उससे यह पूछना चाहता हूँ कि उसे यह संदेह क्यों है कि जितेंद्र उसकी हत्या करना चाहता है। यही नहीं, मैं यह भी चाहता हूँ कि अगर आराधना का संदेश सच है तो जितेंद्र उसके कत्ल का इरादा छोड़ दे और उससे सुलह कर ले, प्रभात ने शांत स्वर में कहा। सुषमा खामोश होकर कुछ सोचने लगी। उसकी आंखों में गहरी चिंता के भाव नजर आने लगे थे। प्रभात कुछ देर तक उसके बोलने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन जब वह कुछ न बोली तो प्रभात ने ही कहा, मैं जितेंद्र के घर गया था। आराधना वहां नहीं थी। उसने 10-10:15 बजे घर छोड़ दिया था। मैंने सोचा शायद वह यहाँ आई हो, इसलिए मैं यहाँ चला आया। उसके यहाँ आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, सुषमा बोली। वह यहाँ आ ही नहीं सकती। क्यों? प्रभात ने तनिक हैरानी से पूछा। क्योंकि डैडी ने उसके यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी है। डैडी ने उससे सारे नाते रिश्ते तोड़कर उससे संबंध विच्छेद कर लिया है और उससे साफ साफ कह दिया है कि वह इस घर में कदम ना रखे। आराधना तो आपकी सगी बहन है, फिर खन्ना साहब ने उसके यहाँ आने पर रोक क्यों लगाई? सॉरी, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकती। यह हमारा निजी मामला है, सुषमा शुष्क स्वर में बोली। ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो बता दीजिए कि आराधना को मैं कहाँ पा सकता हूँ, उससे कहाँ मिल सकता हूँ? देखिए, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि वह किशोर चावला से मिलने गई होगी। इस समय वह किशोर चावला के साथ होगी, सुषमा ने कहा। किशोर चावला? ये कौन है? प्रभात के स्वर में उत्सुकता थी। यह आप आराधना से पूछिएगा। सहसा सुषमा का स्वर कठोर हो गया। मैं आपको सिर्फ किशोर का पता बता सकती हूँ। ओके, बताइए पता। प्रभात ने जेब से पॉकेट डायरी और कलम निकाल ली। गर्ल रोड पर उसका फ्लैट है। फ्लैट का नंबर 27 है, सुषमा बोली। प्रभात ने डायरी में नोट किया। किशोर चावला, फ्लैट नंबर 27, गर्ल रोड। और अगर आराधना वहां न मिले, सुषमा आगे बोली, तो आप यशोधरा मार्केट चले जाइएगा। यशोधरा मार्केट में आराधना की सहेली प्रेमा मेहरा का शॉप है। आराधना कभी कभी शॉप में जाकर प्रेमा से गप्पे लड़ाती है। प्रेमा मेहरा से प्रभात भली भांति परिचित था। प्रेमा उसके मित्र राकेश मेहरा की छोटी बहन थी। डायरी और कलम प्रभात ने अपनी जेब के हवाले की और फिर पूछा, और कोई ऐसी जगह जहां वह जा सकती हो? मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इन्हीं 2 जगहों के बारे में जानती हूँ। थैंक यू मिस खन्ना, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। प्रभात उठ खड़ा हुआ। चलते चलते वह ठिठका और गौतम खन्ना से संबोधित हुआ। एंड मिस्टर खन्ना, थैंक्स फॉर नथिंग। इससे पहले कि गौतम खन्ना कोई जवाब देता, प्रभात उस पर दोबारा दृष्टिपात किए बगैर लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया। तेज कदमों से चलकर वह अपनी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा। मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसने किक लगाई। अगले क्षण उसकी मोटरसाइकिल तीव्र गति से गर्ल रोड की ओर भागी जा रही थी। यहाँ से वहाँ। किशोर चावला फिल्मी अभिनेताओं जैसा खूबसूरत और आकर्षक नौजवान था। उसकी उम्र यही कोई 30 वर्ष थी। वह लंबे छरहरे बदन का मालिक था। लुंगी कुर्ते में वह काफी जच रहा था। प्रभात ने उसे अपना परिचय दिया।
उसने प्रभात को एक आरामदेह कुर्सी पेश की और खुद एक अन्य कुर्सी पर बैठने के बाद बोला, तो आप प्राइवेट जासूस हैं? जी हाँ, प्रभात ने कोट की जेब से सिगरेट का पैकेट निकालते हुए कहा। लेकिन साहब, किशोर ने तनिक हैरानी से पूछा, मुझसे मिलने की जरूरत आपको क्यों पड़ी? प्रभात ने एक सिगरेट किशोर को पेश की और दूसरी अपने होठों में दबा ली। फिर दोनों सिगरेट सुलगाने के बाद वह बोला, मुझे आपसे नहीं, आराधना से मिलना है। आराधना से? किशोर की आंखें सिकुड़ी। जी हाँ, प्रभात ने सिगरेट का एक कश लेकर कहा। आराधना से? आराधना से। किशोर कुछ क्षण तक संदिग्ध भाव से प्रभात को देखते रहा, फिर बोला, कहीं आपको आराधना के पति जितेंद्र ने तो यहाँ नहीं भेजा है? जी नहीं। प्रभात ने सिगरेट का एक और भरपूर कश लिया। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। अपनी मर्जी से? जी हाँ। किस लिए? कहा तो, आराधना से मिलने। लेकिन आप आराधना से क्यों मिलना चाहते हैं? मुझे उससे कुछ काम है। मैं जितेंद्र के घर गया तो वह वहाँ नहीं थी। मैं उसके पिता खन्ना साहब के घर गया तो वह वहाँ भी नहीं मिली। उसकी बहन सुषमा ने बताया कि वह यहाँ आई हो सकती है। आज वह यहाँ नहीं आई। किशोर ने सिगरेट के धुएं का गोला बनाते हुए कहा। यानी अक्सर आती रहती है? प्रभात ने पूछा। किशोर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, जी हाँ। वह यहाँ अक्सर क्यों आया करती है? आपसे मतलब? हाँ साहब, मुझसे क्या मतलब? खैर चलिए, यही बता दीजिए कि आराधना से आपका क्या संबंध है? प्रभात ने गहरी सांस भरकर पूछा। मेरा आराधना से कोई भी संबंध हो, आपको क्या? आखिर आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हैं? किशोर के स्वर में नाराजगी थी। मैं आपसे यह सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे संदेह है कि जितेंद्र आराधना का कत्ल करना चाहता है। प्रभात ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए एक एक शब्द को चबाते हुए कहा। क्या? किशोर की आंखें भय और आश्चर्य से फैलकर चौड़ी हो गई। क्या सचमुच जितेंद्र आराधना का कत्ल करना चाहता है? जी हाँ, और यह ख्याल मेरा नहीं, आराधना का है। उसने एक पत्र लिखकर अपना संदेह मुझ पर जाहिर किया है। प्रभात ने कहा। क्या? क्या लिखा है उसने पत्र में? किशोर ने कांपते स्वर में पूछा। उसने लिखा है कि उसे संदेह है कि जितेंद्र उसकी हत्या करना चाहता है और अगर उसकी हत्या हो जाती है तो मैं जितेंद्र को हत्यारा साबित करके कानून के हवाले करूं। प्रभात ने बात और साफ की। मिस्टर प्रभात, जितेंद्र बड़ा कमीना आदमी है। वह आराधना की हत्या कर सकता है। आप आराधना को बचाइए, प्लीज आराधना को बचाइए। कैसे बचाऊं? मुझे तो लगता है कि सारी दुनिया उससे खार खाई बैठी है। सारी दुनिया उसकी दुश्मन है। उसका पति उसकी जान लेने पर तुला हुआ है। उसका बाप उससे इतनी गहरी नफरत करता है कि उसकी मौत की दुआएं मांग रहा है। उसकी बहन ने आपका पता तो दिया, लेकिन उसके रुख से साफ जाहिर हो रहा था कि वह आराधना से नाराज थी। और अब जब मैं आपसे आराधना के बारे में पूछ रहा हूँ तो आप भी आपसे मतलब, आपको क्या वगैरह का सहारा लेकर नाराजगी जता रहे हैं। अब आप ही बताइए, ऐसे में आराधना को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? आई एम सॉरी मिस्टर प्रभात, मुझे मालूम नहीं था कि आप आराधना के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। आपके हर सवाल का सच सच जवाब दूंगा। गुड, तो सबसे पहले यह बताइए कि आराधना से आपका क्या संबंध है? वही जो मजनू का लैला से था, फरहाद का शीरी से था, रोमियो का जूलियट से था, किशोर ने भावुक स्वर में कहा। प्रभात के होठों पर बरबस मुस्कान आ गई। वह बोला, तो आप दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं? जी हाँ। यह बात जितेंद्र कपूर को मालूम है? प्रभात ने सिगरेट के कई कश लेकर पूछा। किशोर एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, हाँ मालूम है। और अगर वह आराधना की हत्या करना चाहता है तो उसकी वजह यही है कि आराधना मुझसे मोहब्बत करती है। आराधना न तो अपने ससुराल में है, न मायके में है और न यहाँ है। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय वह कहाँ होगी? जी नहीं, मैं नहीं बता सकता। आज दोपहर को हम दोनों का मिलने का प्रोग्राम था। हम दोनों साथ साथ लंच लेने वाले थे, लेकिन लगभग 10 बजे उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि वह आज मेरे साथ लंच न ले सकेगी क्योंकि उसे आज अपने पति जितेंद्र कपूर के साथ लंच लेना है। उसने यह नहीं बताया कि लंच कहाँ लेना है, घर पर या किसी होटल में? जी नहीं, उसने यह नहीं बताया। हाँ, उसने यह ज़रूर कहा था कि वह लंच के बाद मुझसे मिलने आएगी। किशोर ने कहा।
मेरा ख्याल है अगर उसे आना होता तो अब तक आ जाती। जी हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। क्या इससे यह नहीं लगता कि आराधना सचमुच किसी मुसीबत में फंस गई है? जी हाँ, लगता तो है। किशोर ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। प्रभात ने अपनी कलाई घड़ी पर निगाह डाली। कुछ क्षण सोच विचार में खोया रहा, फिर बोला, मिस्टर किशोर, अगर आप सचमुच आराधना से प्यार करते हैं और उसकी जिंदगी के प्रति चिंतित हैं, तो अभी और इसी समय से उसकी तलाश में जुट जाइए, और अगर कोई नतीजा निकले तो मुझसे उसी समय कांटेक्ट कीजिए। अपनी बात समाप्त करके प्रभात ने अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और किशोर की ओर बढ़ा दिया। किशोर ने विजिटिंग कार्ड को हाथ में लेकर उल्टा पलटा और फिर बोला, लेकिन मिस्टर प्रभात, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कहीं भी, जरूरत पड़े तो सारा शहर छान मारिए। क्यों ना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? अभी नहीं, अभी मैं उसकी तलाश में एक और जगह जा रहा हूँ। अगर आराधना फिर भी ना मिली तो मैं खुद पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। बात समाप्त करके प्रभात ने सिगरेट के टुकड़े को ऐश ट्रे में झोंक दिया और उठकर खड़ा हो गया। किशोर से विदा लेकर प्रभात बाहर आया और सड़क के दूसरी ओर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। तभी सड़क के किनारे बैठे बूट पॉलिश करने वाले एक लड़के ने स्टैंड पर ब्रश से ठक ठक करते हुए आवाज लगाई, साहब, पॉलिश करा लीजिए, जूते यूं चमका दूंगा कि आप उसमें अपनी सूरत देखकर बाल झाड़ सकेंगे। प्रभात ने एक उचटती सी दृष्टि लड़के पर डाली और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एक ओर चल पड़ा। उसके मुख पर गहरी गंभीरता छाई हुई थी। कुछ देर बाद उसकी मोटरसाइकिल एक 20 मंजिली इमारत के सामने पहुंची। वह इमारत यशोधरा मार्केट के नाम से प्रसिद्ध थी। उसी इमारत में ढेरों छोटी बड़ी दुकानें थी, जहां जरूरत का हर सामान आसानी से मिल जाता था। प्रभात ने मोटरसाइकिल पार्किंग में खड़ी की और उस ओर बढ़ गया जिधर प्रेमा मेहरा का बातिक शॉप था। प्रेमा मॉड बातिक शॉप नामक बातिक शॉप की मालकिन थी, जो निचली मंजिल पर स्थित था। प्रभात शॉप में प्रविष्ट हुआ। प्रेमा कैश काउंटर पर उपस्थित थी। वह लगभग 25 वर्षीय, सुंदर, दुबली पतली, लंबोदरे चेहरे वाली लड़की थी। प्रभात प्रेमा की ओर बढ़ गया। जैसे ही प्रेमा की नजर प्रभात पर पड़ी, वह हर्षित स्वर में बोली, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। प्रभात ने आराधना की तलाश में पूरी शॉप में नजर दौड़ाते हुए कहा। आराधना उसे कहीं नजर नहीं आई। कहिए भाई साहब, कैसे आए? प्रेमा ने पूछा। मैं यहाँ तुम्हारी सहेली आराधना की तलाश में आया हूँ, प्रभात ने इधर उधर देखते हुए कहा। आराधना की तलाश में? हाँ, मैंने सुना है वह अक्सर दोपहर के समय यहाँ आकर बैठती है। अक्सर तो नहीं, हाँ, कभी कभी आ जाती है, लेकिन आज वह यहाँ नहीं आई। ओह, प्रभात के मुख से निकला। पिछले कई दिनों से वह यहाँ नहीं आई, प्रेमा ने बताया। और फिर उसने पूछा, वैसे बात क्या है भाई साहब, आप उसकी तलाश क्यों कर रहे हैं? है कोई बात, फिर कभी बताऊंगा। अभी तुम सिर्फ इतना जान लो कि अगर मेरी उससे मुलाकात न हुई तो उसकी जान भी जा सकती है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? प्रेमा के स्वर में भय और हैरत का समावेश था। मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं उसकी तलाश में कई जगह जा चुका हूँ, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिली। आप उसके घर गए थे? हाँ, मैं उसके ससुराल और मायके दोनों जगह हो आया हूँ, प्रभात बोला। आप उसके प्रेमी किशोर चावला के फ्लैट गए? प्रेमा ने पूछा। हाँ, वह वहाँ भी नहीं थी। होना तो उसे वहीं चाहिए। आजकल उसका अधिकतर समय किशोर के साथ ही व्यतीत होता है, लेकिन आज वह किशोर के साथ नहीं थी। कमाल है, वह अपने घर में नहीं है, पिता के घर में नहीं है, किशोर के साथ नहीं है और यहाँ भी नहीं आई। तो फिर कहाँ चली गई वह? प्रेमा ने जैसे अपने आप से पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किशोर के समान उसका कोई और प्रेमी है और इस समय वह उसके साथ हो? प्रभात ने शंका प्रकट की। किशोर के अलावा अगर उसका कोई और प्रेमी है तो कम से कम मैं उसे नहीं जानती। वैसे वह इस टाइप की लड़की है कि जरूरत पड़ने पर एक छोड़ 4 प्रेमी रख सकती है। कॉलेज के जमाने में तो उसके 10-12 बॉयफ्रेंड थे। और ऐसी लड़की तुम्हारी सहेली है? भाई साहब, वह मेरी बचपन की सहेली है, और यह तो आप जानते ही हैं कि बचपन में कोई बुरा नहीं होता। जब हम दोनों ने जवानी में कदम रखा और वह गलत रास्ते पर चल पड़ी, तो मैंने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी कभी कभार हमारी मुलाकात होती रही। अपनी ओर से तो मैंने उससे मिलने की कभी कोशिश नहीं की।
हाँ, वह कभी कभी मुझसे मिलने जरूर चली आती है। वह मेरी बचपन की सहेली है, इसलिए लिहाज कर जाती हूँ, वरना इच्छा तो यही होती है कि उससे साफ साफ कह दूं कि वह मुझसे मिलने ना आया करे। प्रभात कुछ सोचने लगा। कुछ क्षण बाद उसने पूछा, तो तुम यह नहीं बता सकती कि इस समय वह कहाँ हो सकती है? जी हाँ, नहीं बता सकती। ओके, मैं चलता हूँ, लेकिन जाते जाते यह तो बताते जाइए कि बात क्या है। प्रेमा के स्वर में व्यग्रता और उत्सुकता थी। फिर कभी बताऊंगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, प्रभात ने कहा और शॉप से बाहर हो गया। तेज कदमों से चलकर वह मार्केट के अंदर स्थित टेलीफोन बूथ में प्रविष्ट हुआ। जेब से पॉकेट डायरी निकालकर वह जितेंद्र कपूर के ऑफिस का फोन नंबर तलाशने लगा। डायरी के एक पृष्ठ पर जितेंद्र के घर और ऑफिस का पता तथा फोन नंबर दर्ज था। प्रभात ने ऑफिस का नंबर 2-3 बार रटा और फिर डायरी जेब में डालकर नंबर डायल करने लगा। वह यह जानना चाहता था कि जितेंद्र ऑफिस में है या नहीं। जैसे ही संबंध स्थापित हुआ, उसने कॉइन बॉक्स में सिक्के डाले और आवाज को जरा पतली बनाकर बोला, हेलो, कौन? मिस्टर जितेंद्र कपूर? यस, जितेंद्र कपूर स्पीकिंग, दूसरी ओर से कहा गया। प्रभात ने पहचाना, आवाज निश्चय ही जितेंद्र कपूर की थी। बिना कोई जवाब दिए उसने रिसीवर को हुक में लटकाया और बूथ से बाहर निकल गया। गुमनाम कॉल। प्रभात की मोटरसाइकिल पुलिस हेडक्वार्टर के प्रांगण में जाकर रुकी। मोटरसाइकिल खड़ी करके वह रंजीत के कमरे की ओर बढ़ गया। रंजीत के कमरे में प्रविष्ट होकर उसने रंजीत से हाथ मिलाया और एक कुर्सी पर ढेर हो गया। उसके बाद जेब में हाथ डालकर उसने भूरे रंग वाला लिफाफा निकाला। लिफाफे में से पत्र निकालकर उसने रंजीत की ओर बढ़ा दिया। यह क्या है? रंजीत ने पत्र हाथ में लेते हुए पूछा। पत्र है, प्रभात ने कहा, पढ़ो तो। रंजीत ने तह खोली और पत्र पढ़ने लगा। पत्र समाप्त करके उसने सिर उठाया था कि प्रभात ने पूछ लिया, कुछ समझे? इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? सीधी सी तो बात है। आराधना कपूर नाम की किसी औरत को यह संदेह है कि उसका पति जितेंद्र कपूर उसकी हत्या करना चाहता है। यू आर राइट। जितेंद्र कपूर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कई उद्योग समूहों का अकेला मालिक है, करोड़ों में खेलता है और होगा। मुझे क्या? रंजीत ने प्रभात को बीच में टोक दिया। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम जितेंद्र से इस विषय पर बात करो। क्या बात करूं? अगर तुम इस पत्र की बजाय आराधना कपूर को यहाँ ले आए होते तो ज्यादा अच्छा होता। वह रिपोर्ट लिखवाती और मैं रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करता। आराधना मिलती तब तो मैं उसे लाता। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया। जहाँ जहाँ उसके होने की उम्मीद थी वहाँ वहाँ मैं हो आया हूँ। उसका कहीं कोई पता नहीं है। सहसा रंजीत गंभीर हो उठा। उसने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या अब तक आराधना की हत्या हो चुकी होगी? इस पत्र में कहीं यह नहीं लिखा है कि आज ही आराधना की हत्या होने वाली है। तो क्या हुआ? अगर सचमुच उसकी हत्या होने वाली है तो कभी भी हो सकती है। वह तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक उसकी हत्या नहीं हुई है। मैंने कुछ देर पहले जितेंद्र के ऑफिस में फोन किया था। उस समय वह ऑफिस में मौजूद था। हो सकता है वह उस समय तक कत्ल करके वापस लौट आया हो। रंजीत ने शंका प्रकट की। जरूर हो सकता है। देखो, अगर आराधना की हत्या हो चुकी है तब तो हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसकी हत्या नहीं हुई है तो हम लोग उसकी जान बचा सकते हैं। वह कैसे? प्रभात के चेहरे पर नजर टिकाकर रंजीत ने पूछा। हम लोग चलकर जितेंद्र कपूर से मिलते हैं। तुम उसे यह पत्र दिखाना और पूछना कि इस पत्र में कितना सच्चाई है। अगर सचमुच उसका इरादा आराधना के कत्ल का होगा तो यह जानबूझकर वह अपना इरादा बदल देगा कि बात पुलिस तक पहुंच गई है। तो यह जानकर वह अपना इरादा बदल देगा कि बात पुलिस तक पहुंच गई है। इतनी अक्ल तो उसके भेजे में होगी ही कि वह इतना समझ सके कि अगर अब आराधना का कत्ल होता है तो पुलिस उसे कत्ल के इल्जाम में धर दबोचेगी, और अगर धर नहीं दबोचेगी तो कम से कम मर्डर सस्पेक्ट नंबर 1 तो समझ नहीं लगेगी। रंजीत ने कुछ कहने के लिए मुख खोला ही था कि एक सिपाही ने कमरे में प्रविष्ट होकर कहा, हुजूर, आपको डीएसपी साहब याद कर रहे हैं। प्रभात, मैं अभी आया, कहकर रंजीत उठा और कमरे से बाहर निकल गया। प्रभात ने एक सिगरेट सुलगाया
और छोटे छोटे कष्ट लेने लगा। तभी फोन की घंटी बज उठी। प्रभात ने फोन की ओर देखा और इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि कोई आकर फोन अटेंड करे, लेकिन कोई फोन अटेंड करने नहीं आया और फोन की घंटी थी ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार बजती जा रही थी। प्रभात ने कुछ सोचा और रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। पुलिस हेडक्वार्टर, दूसरी ओर से पूछा गया। स्वर मर्दाना था। प्रभात ने महसूस किया कि दूसरी ओर वाला आवाज बिगाड़ कर बोल रहा था या फिर माउथ पीस पर रुमाल लगाकर बात कर रहा था। जी हाँ, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। आप 2 मिनट इंतजार कीजिए, इंस्पेक्टर रंजीत चौधरी अभी आ रहे हैं, प्रभात ने कहा। मेरे पास समय नहीं है, मेरी बात आप ही सुन लीजिए। जितेंद्र कपूर नाम के एक आदमी ने अपनी पत्नी आराधना कपूर की हत्या कर दी है। क्या? प्रभात उछल पड़ा। उंगलियों के बीच दबी सिगरेट छूटकर उसकी जांघ पर जा गिरी। जल्दी से सिगरेट उठाकर उसने ऐश ट्रे में ठूंस दी। यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। जितेंद्र ज्योति नगर में रहता है। उसके बंगले का नंबर 256 है। उसका ऑफिस माउंट रोड पर स्थित सूर्या बिल्डिंग में है, दूसरी ओर से कहा गया। आप कौन साहब बोल रहे हैं? प्रभात ने बेहद उतावले स्वर में पूछा। मैं काला चोर हूँ। इस समय आराधना की लाश जितेंद्र की कार की डिक्की में है और कार माउंट रोड के मेन पार्किंग में खड़ी है। आसमानी रंग की इम्पाला कार का नंबर है URZ 2574। आपको ये सब बातें कैसे मालूम हुई? मन ही मन कार का नंबर याद करते हुए प्रभात ने पूछा। बातों में समय नष्ट मत कीजिए। इससे पहले कि जितेंद्र लाश को ठिकाने लगा दे, माउंट रोड पहुंचिए। प्रभात कुछ कहता, इससे पहले ही लाइन कट गई। वह हेलो 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 करता रह गया। तभी रंजीत कमरे में प्रविष्ट हुआ। क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? रंजीत ने प्रभात को घूरते हुए पूछा। प्रभात ने रिसीवर को क्रेडिल पर पटका और फिर बोला, एक गुमनाम कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने बताया कि जितेंद्र ने आराधना की हत्या कर दी है और लाश को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा है। नहीं, रंजीत के मुख से विस्फारित स्वर निकला। वह प्रभात को देखता रह गया। उसने यह भी कहा कि आराधना की लाश जितेंद्र की कार की डिक्की में है और कार उसके ऑफिस के निकट वाले पार्किंग में खड़ी है। ओह, रंजीत सजग स्वर में बोला, तब तो हमें अभी और इसी समय उसके ऑफिस चलना चाहिए और सच्चाई की तह तक पहुंचना चाहिए। यू आर राइट। चलो। प्रभात उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। सहसा रंजीत को जैसे कुछ याद आया। वह मेज की ओर बढ़ा। फोन का रिसीवर उठाकर उसने बड़ी शीघ्रता से नंबर डायल किया। संबंध स्थापित होते ही वह बोला, इंस्पेक्टर रंजीत चौधरी फ्रॉम पुलिस हेडक्वार्टर। क्या आप बता सकती हैं कि अभी अभी इस नंबर पर जो फोन किया गया था वह कहां से किया गया था? कुछ देर तक रंजीत रिसीवर कान से सटाए खड़ा रहा। फिर थैंक यू कहकर उसने रिसीवर रख दिया। उसके बाद वह प्रभात से संबोधित हुआ। फोन पब्लिक टेलीफोन बूथ नंबर 32 से किया गया था। वह बूथ माउंट रोड पर स्थित है। प्रभात की आंखों में एक अनोखी चमक उत्पन्न हुई। वह बोला, जितेंद्र का ऑफिस भी माउंट रोड पर ही है। दोनों बाहर आए। प्रभात ने अपनी मोटरसाइकिल संभाली और रंजीत ने अपनी। दोनों मोटरसाइकिलें माउंट रोड की ओर दौड़ पड़ी। भीड़ भरी सड़कों पर से होकर मोटरसाइकिलें माउंट रोड पर पहुंची। प्रभात ने मेन पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी की और आसमानी रंग की इम्पाला को खोजने लगा। उसकी बेचैन निगाहें इधर उधर घूम रही थी। रंजीत अपनी मोटरसाइकिल पार्क करके उसके पास आया तो वह बोला, जितेंद्र की इम्पाला कार का रंग आसमानी है और नंबर URZ 2574 है। दोनों जितेंद्र की इम्पाला की तलाश में जुट गए। पार्किंग में कई कारें थी, लेकिन आसमानी रंग की इम्पाला कार एक भी नहीं थी। पार्किंग प्लेस के इस कोने से उस कोने तक चक्कर लगा लेने के बाद रंजीत बोला, अब पहले चलकर ऑफिस में देखते हैं। अगर जितेंद्र वहां ना हुआ तो उसके घर चलेंगे, प्रभात ने कहा। रंजीत ने सहमति में सिर हिलाया और प्रभात के साथ चल पड़ा। दोनों सूर्या बिल्डिंग में प्रविष्ट हुए। लिफ्ट द्वारा वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और फिर एक फ्लैट के सामने जा खड़े हुए। फ्लैट के दरवाजे के ऊपर एक खूब बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था यूनिवर्सल ट्रेडर्स। प्रभात ने देखा, फ्लैट के दरवाजे पर खूब भारी भरकम ताला लटक रहा था। साफ जाहिर था कि ऑफिस बंद हो चुका था और
ऑफिस के सारे लोग जा चुके थे। प्रभात और रंजीत उल्टे पांव वापस लौट पड़े। बटन दबाकर प्रभात ने लिफ्ट को ऊपर बुलाया। दोनों लिफ्ट में सवार हुए। लिफ्ट नीचे की ओर चल दी। सुनो, रास्ते में प्रभात ने लिफ्टमैन से पूछा, तुम यूनिवर्सल ट्रेड्स के मालिक मिस्टर जितेंद्र कपूर को जानते हो? लिफ्टमैन ने एक नज़र वर्दी में लैस रंजीत पर डाली तो बोला, जी हाँ, जानता हूँ। बता सकते हो उन्हें ऑफिस छोड़े कितनी देर हुई? साहब, यही कोई 20-25 मिनट हुए होंगे। लिफ्टमैन ने सोच कर जवाब दिया। प्रभात ने हुंकारी भरी और फिर पूछा, आज सुबह वे कितने बजे ऑफिस आए थे? रोज की तरह 9 बजे आए थे। बीच में वे कहीं बाहर गए थे? हाँ साहब, थोड़ी देर के लिए गए थे। रोज वे खाना खाने जाते हैं, आज भी उसी समय गए थे। बता सकते हो ये खाना खाने कहाँ जाते हैं? मालूम नहीं साहब, लेकिन आसपास ही कहीं जाते हैं। लिफ्टमैन ने कहा। उनका ऑफिस कितने बजे से कितने बजे तक चलता है? प्रभात ने पूछा। सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक। लिफ्ट नीचे आई। लिफ्टमैन ने दरवाजा खोल दिया। लिफ्टमैन से और कोई जानकारी हासिल होने की उम्मीद नहीं थी, अतः प्रभात ने उससे और कोई प्रश्न नहीं किया। लिफ्ट से निकलकर प्रभात और रंजीत बिल्डिंग की लॉबी में आए और बाहर की ओर बढ़ चले। प्रभात कुछ क्षण खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर बोला, लगभग 20-25 मिनट पहले पुलिस हेडक्वार्टर में गुमनाम कॉल आई थी और लगभग उसी समय जितेंद्र कपूर ने ऑफिस छोड़ा था। यानी फोन करने वाले ने ठीक ही कहा था कि जितेंद्र लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से ऑफिस से निकलने वाला है। क्या यह संभव नहीं है कि कॉल करने वाले ने झूठ बोला हो? रंजीत ने अपना ख्याल प्रकट किया। लिफ्टमैन बता ही चुका है कि जितेंद्र का ऑफिस 5 बजे तक चलता है। मेरा ख्याल है जिस समय गुमनाम कॉल आई थी उस समय 5 बज रहे थे। क्या पता आज भी जितेंद्र ने रोज के समान 5 बजे ऑफिस छोड़ा हो और घर चला गया हो। तुम कुछ भी समझो, मेरा मन तो यही कह रहा है कि आराधना की हत्या हो चुकी है। याद करो, पुलिस हेडक्वार्टर में जो फोन आया था वह माउंट रोड पर स्थित बूथ से किया गया था। हो सकता है फोन करने वाला जितेंद्र के ऑफिस का कोई कर्मचारी रहा हो। यह बात तुम्हारे मन में क्यों आई? इसकी 2 वजह है। पहली, फोन इसी सड़क से किया गया था और दूसरी, फोन करने वाला जितेंद्र से अच्छी तरह परिचित था। वह न सिर्फ जितेंद्र के घर और ऑफिस का पता जानता है बल्कि उसकी कार का मेक और नंबर तक जानता है। हो सकता है किसी तरह उस आदमी को यह मालूम हो गया हो कि जितेंद्र की कार की डिक्की में आराधना की लाश है और उसने ऑफिस से छूटते ही पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर दिया हो। तो फिर अब क्या इरादा है? जितेंद्र के घर चला जाए? हाँ, प्रभात बोला। क्या फायदा? अगर सचमुच जितेंद्र ने आराधना का खून कर दिया है और लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से निकला है तो घर पर तो वह मिलने से रहा। वह घर पर मिले या ना मिले, हमारे पास उसके घर जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। दोनों बातें करते करते माउंट रोड के मेन पार्किंग प्लेस तक आ गए। दोनों ने अपनी अपनी मोटरसाइकिल संभाली। कहाँ चलना है? रंजीत ने पूछा। ज्योति नगर, प्रभात ने कहा और मोटरसाइकिल भगा दी। कुछ देर बाद प्रभात की मोटरसाइकिल जितेंद्र के बंगले में दाखिल हुई। पीछे पीछे रंजीत की मोटरसाइकिल भी घुसी। बंगले में प्रविष्ट होते ही प्रभात और रंजीत दोनों की नजरें एक साथ इमारत के नीचे खड़ी कार पर पड़ी। कार का रुख उन्हीं की ओर था। वह कार आसमानी रंग की इम्पाला कार थी। कार के अगले हिस्से पर जो नंबर प्लेट लगी थी उस पर का नंबर साफ नजर आ रहा था। नंबर था URZ 2574। कार के निकट लगभग 35 वर्षीय स्वस्थ नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर गम, उदासी, चिंता और परेशानी के लक्षण थे। प्रभात ने अपनी मोटरसाइकिल एक और खड़ी की और नौजवान की ओर बढ़ा। हेलो मिस्टर कपूर। उसके निकट पहुंचकर प्रभात ने अपना दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। हेलो। नौजवान ने प्रभात से हाथ मिलाया। रंजीत, इनसे मिलो। प्रभात रंजीत से संबोधित हुआ। ये मिस्टर जितेंद्र कपूर हैं। इतना कहकर वह जितेंद्र की ओर मुड़ा। और मिस्टर कपूर, आप हैं इंस्पेक्टर रंजीत चौधरी। जितेंद्र ने आगे बढ़कर रंजीत से हाथ मिलाया और फिर घूमकर बोला, आइए, लाश इधर है। जी? रंजीत के मुख से हैरान स्वर निकला। वह जितेंद्र की बात का मतलब न समझ सका। प्रभात भी हैरान हुए बिना न रह सका।
तब तक जितेंद्र कार के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गया था। डिक्की के पास जाकर वह खड़ा हो गया। यह देखिए, कार की डिक्की की ओर उंगली से संकेत करते हुए वह बोला, न जाने किस कमीने ने मेरी आराधना की हत्या कर दी और लाश मेरी कार की डिक्की में डाल दी। कहते कहते जितेंद्र की आवाज भर्रा गई और आंखें गीली हो गई। प्रभात और रंजीत झपट कर कार की डिक्की की ओर पहुंचे। प्रभात ने देखा, डिक्की में एक बेहद खूबसूरत औरत की लाश पड़ी थी। प्रभात ने उसे पहचान लिया, वह आराधना थी। उसकी आंखें फटी हुई थी और डेले बाहर निकले पड़े थे। जीभ ऐंठी हुई थी और बाहर निकलकर लटक गई थी। प्रभात ने अनुमान लगाया कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है। रंजीत लाश का मुआयना करने लगा और प्रभात एक और हटकर सिगरेट सुलगाने लगा। कुछ देर बाद रंजीत लाश के पास से हटा और जितेंद्र की ओर मुड़कर उसने पूछा, अंदर फोन है? जी हाँ है, आइए, जितेंद्र ने कहा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। रंजीत और प्रभात उसके पीछे हो लिए। जितेंद्र के पीछे चलकर रंजीत और प्रभात एक बेहद शानदार हॉल में प्रविष्ट हुए। हॉल में सहमे सहमे से कुछ व्यक्ति खड़े थे जो घर के नौकर चाकर थे। वह रहा फोन, जितेंद्र ने एक और संकेत करते हुए कहा। हॉल के एक कोने में एक छोटे से टेबल पर फोन रखा हुआ था। रंजीत फोन की ओर बढ़ गया। प्रभात एक सोफे में जा धंसा। कुछ देर तक रंजीत फोन पर बात करता रहा और फिर रिसीवर रखकर एक नौकर से संबोधित हुआ, तुम कार के पास जाकर खड़े हो जाओ और किसी को भी कार के पास मत फटकने देना। जी साहब, नौकर ने घबराए स्वर में कहा और बाहर चला गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रंजीत ने कठोर स्वर में बाकी नौकरों से कहा, जाकर अपना अपना काम करो। सभी वहां से भीतर की ओर खिसक लिए। रंजीत कुछ क्षण तक अजीब निगाहों से जितेंद्र को देखता रहा। फिर उसने पूछा, क्या अभी कुछ देर पहले आपने पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके यह सूचना दी थी कि आपकी कार की डिक्की में आपकी पत्नी आराधना की लाश पड़ी हुई है? जी हाँ, मैंने आपके आने के लगभग 5 मिनट पहले पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया था और मुझे आश्चर्य है कि आप इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गए। मैं कत्ल की सूचना पाकर यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे आने की वजह कुछ और है, रंजीत ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ और? जी हाँ। तभी हॉल में रंजीत के विश्वस्त सहयोगी चड्डा ने प्रवेश किया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि उसकी मुलाकात यहाँ अपने ऑफिसर से होने वाली है। उसके चेहरे पर एक क्षण के लिए हैरानगी के भाव आए और फिर उसने खड़ाक से रंजीत को सैल्यूट मारा। चड्डा, रंजीत सब इंस्पेक्टर चड्डा से संबोधित हुआ। सबसे पहले लाश की उसी दशा में फोटो खिंचवा लो। उसके बाद लाश को डिक्की से बाहर निकालकर डॉक्टर के हवाले कर दो। ओके सर, चड्डा ने तत्पर स्वर में कहा। और सुनो, डॉक्टर से कहो वे जितनी जल्दी हो सकें कत्ल के समय का अनुमान लगाकर बताएं। चड्डा ने सहमति में सिर हिलाया और बाहर निकल गया। उसके जूतों की आवाज देर तक गूंजती रही। इंस्पेक्टर साहब, चड्डा के जाने के बाद जितेंद्र ने रंजीत से पूछा, क्या आप अपने यहाँ आने की वजह बताएंगे? सब कुछ बताऊंगा, पहले आप बैठ तो जाइए, रंजीत ने प्रभात के निकट बैठते हुए कहा। जितेंद्र, जो अब तक खड़ा था, एक खाली सोफे पर जा बैठा और प्रश्न भरी निगाहों से रंजीत को देखने लगा। मिस्टर जितेंद्र, आपकी कार की डिक्की में एक लाश पाई गई है। इस बात का मतलब समझते हैं आप? रंजीत ने गंभीर स्वर में पूछा। जी हाँ, खूब समझता हूँ। कत्ल का संदेह मुझ पर किया जा सकता है, जितेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया। तो अब आप यह बताइए कि अपनी पत्नी आराधना का कत्ल आपने किया है या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी पत्नी का कत्ल भला मैं क्यों करता? तो फिर आराधना की लाश आपकी कार की डिक्की में कैसे आई? मुझे नहीं मालूम। सुबह 8:45 बजे जब मैं घर से निकला था, तब आराधना सही सलामत घर में मौजूद थी। ठीक 9 बजे मैंने माउंट रोड के मेन पार्किंग में अपनी कार खड़ी की और ऑफिस चला गया। 5 बजे मैं ऑफिस से निकला और पार्किंग प्लेस पर आया। कार उस समय भी वहीं खड़ी थी। मैंने कार स्टार्ट की और घर चला आया। आपको कब और कैसे मालूम हुआ कि आपकी कार की डिक्की में आराधना की लाश है? यह बात मुझे घर आने के कुछ मिनट बाद मालूम हुई। शाम की फ्लाइट से मुझे एक जरूरी काम से कलकत्ता जाना था। समय कम था। आते ही मैंने कार को बैक करके खड़ा किया और सूटकेस में जल्दी जल्दी कुछ कपड़े
और जरूरत का अन्य सामान भर डाला। उसके बाद मैंने बिहारी को आदेश दिया कि वह सूटकेस कार की डिक्की में रखाए। बिहारी नीचे आया और कुछ ही क्षण बाद चीखता चिल्लाता मेरे पास आया। उसी से मुझे पता चला कि कार की डिक्की में आराधना की लाश है। खबर पाते ही मैं पागलों के समान दौड़ता हुआ नीचे गया और कार की डिक्की में आराधना की लाश देखकर सन रह गया। तुरंत मैं दौड़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मैंने पुलिस हेडक्वार्टर फोन कर दिया। ये बिहारी कौन है? हमारा घरेलू नौकर है। जरा बिहारी को बुलाइए। बिहारी, ओ बिहारी, जितेंद्र ने उच्च स्वर में आवाज लगाई, जरा यहाँ तो आना। अगले ही क्षण अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति हॉल में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भय और घबराहट के भाव थे। वह एक कोने में खड़ा होकर जितेंद्र की ओर देखने लगा। वहां क्यों रुक गए? इधर आओ, रंजीत ने नम्र स्वर में कहा। बिहारी यंत्र चालित ढंग से चलकर रंजीत के निकट आया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत ने पूछा। जी, बिहारी लाल। कब से काम कर रहे हो यहाँ? जी, यही कोई 25 बरस से, बिहारी ने सोचकर बताया। तो सबसे पहले आराधना की लाश तुमने देखी? जी हाँ हुजूर। साहब ने तुम्हें बुलाया और सूटकेस कार की डिक्की में रखने का आदेश दिया, ठीक? जी हाँ, बिहारी ने सिर हिलाया। उसके बाद क्या हुआ? मैं नीचे पहुंचा। डिक्की में ताला नहीं लगा था। मैंने ढक्कन उठाया तो डिक्की में मेम साहब की लाश नजर आई। मैं एकदम डर गया हुजूर और चिल्लाता हुआ साहब के कमरे में पहुंच गया। बिहारी ने झुरझुरी लेकर कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। बिहारी ने छुटकारे की एक लंबी सांस ली और होठों पर जुबान फेरते हुए वहां से चला गया। मिस्टर जितेंद्र कुमार, बिहारी के जाने के बाद रंजीत ने जितेंद्र से कहा, मैं आपसे एकदम साफ साफ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको यह बता देना अपना फर्ज समझता हूँ कि इस समय आप आराधना मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट हैं। प्राइम सस्पेक्ट? जितेंद्र ने संयत स्वर में पूछा। जी हाँ, लेकिन आप मुझे प्राइम सस्पेक्ट क्यों समझ रहे हैं? जितेंद्र ने पूछा। है कोई वजह? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप वह वजह बता दें तो बड़ी मेहरबानी हो। क्या करेंगे आप वजह जानकर? अपनी सफाई दूंगा, आपके संदेह को मिटाने की कोशिश करूंगा, जितेंद्र बोला। रंजीत किसी विचार में गुम हो गया। कुछ क्षण बाद उसने यूं सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गया हो। फिर वह प्रभात से बोला, प्रभात, इन्हें पत्र के बारे में बता दो। जितेंद्र प्रश्नात्मक निगाहों से प्रभात की ओर देखने लगा। मिस्टर जितेंद्र, प्रभात ने गला खंखार कर कहना शुरू किया, आज दोपहर की डाक से मुझे आराधना का एक पत्र मिला। पत्र में उसने लिखा था कि आप उसकी हत्या करना चाहते हैं। क्या? जितेंद्र ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। आराधना ने ऐसा लिखा? जी हाँ, लेकिन उसके मन में यह विचार कैसे आया कि मैं उसकी हत्या करना चाहता हूँ? यह मैं कैसे जान सकता हूँ कि उसके मन में यह विचार कैसे आया? उस पत्र में यह भी लिखा है कि अगर उसकी हत्या हो जाती है तो मैं आपके खिलाफ सबूत एकत्र करके आपको कानून के हवाले करूं। कमाल है, विश्वास नहीं होता कि आराधना मेरे बारे में ऐसे विचार रखती थी। मैंने तो उसकी इतनी गलतियां माफ की हैं कि उनका कोई हिसाब नहीं है। जितेंद्र ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, इधर मुझे आराधना का एक पत्र मिला और उधर आराधना का कत्ल हो गया। यही नहीं, आराधना की लाश आपकी कार की डिक्की में पाई गई। इन सब बातों की बिना पर पुलिस क्या नतीजा निकाल सकती है, यह आप अच्छी तरह समझते होंगे। जी हाँ, समझता हूँ। पुलिस मुझे आराधना का कातिल समझ सकती है, लेकिन आप लोग मेरा यकीन कीजिए, आराधना का कत्ल मैंने नहीं किया है। तभी सब इंस्पेक्टर चड्डा हॉल में प्रविष्ट हुआ। सर, रंजीत के निकट आकर वह बोला, कत्ल 12:30 से 2:30 के बीच हुआ है। रंजीत ने हुंकारी भरी और कुछ सोचने लगा। उसकी निगाहें छत की ओर टिकी हुई थी। चड्डा कुछ देर तक इस आशा में खड़ा रहा कि शायद रंजीत कुछ आदेश देगा, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो वह वापस लौट गया। चड्डा के जाते ही जितेंद्र ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और फिर हर कत्ल के पीछे कोई वजह होती है। बिना वजह मैं भला अपनी पत्नी का कत्ल क्यों करूंगा? जितेंद्र साहब, प्रभात बोला, कत्ल की वजह आपके पास थी और वह भी ठोस वजह। गलत, बिल्कुल गलत। मेरे पास आराधना के कत्ल की कोई वजह नहीं थी। जितेंद्र ने तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में कहा, न साधारण न ठोस।
क्या यह सच नहीं है कि आराधना किशोर चावला नामक एक युवक से प्रेम करती थी, उससे अक्सर मिला करती थी और आपको यह बात मालूम थी? प्रभात ने गौर से जितेंद्र को देखते हुए पूछा। मुझे यह बात आज से 10 दिन पहले मालूम हुई थी कि आराधना का किशोर से लव अफेयर चल रहा था। जितेंद्र के स्वर से साफ जाहिर था कि अपनी बीवी की इस करतूत का जिक्र करते हुए उसे बेहद दुख हो रहा था। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तो क्या कत्ल की यह वजह काफी नहीं है कि आपकी पत्नी आपके प्रति वफादार नहीं थी? आपके होते हुए वह एक गैर मर्द से प्यार करती थी। कत्ल की यह वजह काफी से भी ज्यादा है, लेकिन अगर मुझे आराधना का कत्ल करना होता तो मैं उसी दिन करता, जिस दिन मुझे यह बात मालूम हुई थी, जिस दिन मैंने आराधना को रंगे हाथों पकड़ा था। क्या मतलब? मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। वैसे तो अपनी पत्नी की करतूत बताने से पहले मुझे शर्म से डूब मरना चाहिए, लेकिन क्या करूं? अपनी जान बचाने के लिए मुझे पुलिस को संतुष्ट करना ही होगा, वरना पुलिस मुझे आराधना के कत्ल के इल्जाम में फांसी पर चढ़ा देगी। इतना कहकर जितेंद्र क्षण भर के लिए रुका और फिर उसने कहना शुरू किया। 10 दिन पहले तक मैं आराधना को देवी समझता था, पतिव्रता समझता था। मुझे पूरा विश्वास था कि वह मेरी और सिर्फ मेरी है, लेकिन उस दिन मेरा यह भ्रम टूट गया। 9 या 10 दिन पुरानी बात है। मैं हमेशा के समान 1 बजे बोल्गा रेस्टोरेंट पहुंचा। बोल्गा रेस्टोरेंट मेरे ऑफिस के निकट है। मैं रोज लंच के लिए वहीं जाता हूँ। वह रेस्टोरेंट काफी प्रसिद्ध है और वहाँ लंच तथा डिनर के समय बहुत भीड़ रहती है। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि लंच के समय वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। जब कभी ऐसी नौबत आती है तो मैं लंच पैकेट लेकर या तो अपने ऑफिस चला जाता हूँ या फिर अपने दत्ता लेन वाले बंगले में चला जाता हूँ। दत्ता लेन वाले बंगले में? रंजीत ने पूछा। जी हाँ, दत्ता लेन में मेरा एक बंगला है। हम लोग वहाँ कभी कभी ही जाया करते हैं। वह बंगला खाली पड़ा रहता है। जिस दिन ऑफिस में ज्यादा काम नहीं होता, मैं लंच पैकेट लेकर वहीं चला जाता हूँ और इत्मीनान से बैठकर खाना खाता हूँ। उसके बाद कुछ देर आराम करके लौटता हूँ। आगे बढ़िए। उस दिन ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था और वोल्गा रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं थी। मैंने लंच पैकेट लिया और अपनी कार में सवार होकर बंगले में पहुंचा। बंगले के मुख्य द्वार पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ है। मैंने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश हुआ। तभी किसी कमरे से मुझे किसी मर्द और औरत के खिलखिलाने की आवाज सुनाई पड़ी। मैं कुछ क्षण तक यह सोचता रहा कि औरत और मर्द कौन हो सकते हैं। फिर आवाज की दिशा में बढ़ गया। आवाजें उस बेडरूम से आ रही थी जिसे आराधना प्रयोग में लाया करती थी। बेडरूम का द्वार खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका तो सन्न रह गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। आराधना और किशोर पलंग पर लेटे हुए थे और एक दूसरे को किस कर रहे थे। मुझे देखकर दोनों भयभीत हो उठे। इससे पहले कि मैं कुछ करता, किशोर ने पलंग पर से छलांग लगाई और मुझे जोर से धक्का देकर बाहर भाग गया। धक्के की वजह से मैं फर्श पर जा गिरा। जब तक मैं संभल कर उठता, तब तक आराधना ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था। सच कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, अगर उस समय मेरे पास मेरा रिवॉल्वर होता तो मैं दोनों को भून कर रख देता। हाँ, तो जब आराधना ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, तब आपने क्या किया? रंजीत ने पूछा। मैं बाथरूम के द्वार को पीटने लगा, जोर जोर से आराधना को आवाजें देने लगा। मान लीजिए आराधना बाहर निकल आती या आप द्वार तोड़कर अंदर पहुंच जाते, तब आप क्या करते? मुझे नहीं मालूम, क्योंकि तब तक मेरा गुस्सा कुछ कम हो गया था। शायद मैं आराधना का खून कर देता या शायद मैं उसे मार पीट कर छोड़ देता। यह भी संभव था कि मैं उसे माफ कर देता। अपनी पत्नी को एक गैर मर्द के साथ हम बिस्तर देखने के बाद भी आप उसे माफ कर देते? हाँ, क्यों नहीं? जितेंद्र ने सहज स्वर में कहा। आखिर बाद में भी तो मैंने उसे माफ कर दिया था। आपने उसे सचमुच माफ कर दिया था? रंजीत ने अविश्वास भरे स्वर में पूछा। जी हाँ। थोड़ी देर तक दरवाजा पीटने और आवाजें लगाने के बाद मैं वहां से चला गया। बाद में जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे महसूस हुआ कि गलती मेरी भी थी। आपकी क्या गलती थी? मेरी गलती यह थी कि मेरे पास अपने बिजनेस के लिए तो समय था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए समय नहीं था। आपके पास अपनी पत्नी के लिए समय क्यों नहीं था? जहां तक मैं जानता हूँ,
आपका ऑफिस 9 से 5 तक चलता है, उसके बाद तो आप फ्री रहते होंगे। जी नहीं, उसके बाद भी मैं फ्री नहीं रहता। 5 बजे के बाद घर पर ऑफिस शुरू हो जाता है, या फिर किसी पार्टी को एंटरटेन करने के लिए मुझे किसी होटल वगैरह में जाना पड़ जाता है। बस आप यूं समझ लीजिए कि मेरे पास बुढ़े खूसट खुश्क लोगों को एंटरटेन करने के लिए तो समय था, लेकिन आराधना से प्यार भरी 2 बातें करने के लिए समय नहीं था। हाँ, तो ऑफिस लौटकर जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे लगा कि गलती मेरी भी है। अगर मैंने अपना थोड़ा सा समय उसे दिया होता, उसे प्यार दिया होता, खुशी दी होती, ठीक से शारीरिक सुख दिया होता, तो वह हरगिज इन सब की तलाश में किसी गैर मर्द के पास न जाती। मैंने उसे माफ करने का फैसला किया और घर लौटा। मैंने यह भी सोच लिया था कि शाम को 1-2 घंटे का समय निकालकर मैं उसके साथ घूमा फिरा करूंगा और रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सारे कामों से छुट्टी पा लिया करूंगा। जब मैं घर लौटा तो आराधना घर पर नहीं थी। मैंने सोचा शायद वह अपने पिता के घर में होगी। मैं अपने ससुर खन्ना साहब के फ्लैट पहुंचा। आराधना वहीं थी। मुझे देखकर वह बुरी तरह डर गई। मैंने उसे प्यार से समझाया बुझाया और घर चलने के लिए कहा, लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि घर चलने पर तैयार ही नहीं हो रही थी। हमारी बातें सुनकर खन्ना साहब आराधना की करतूत से परिचित हो गए और उसे खूब खरी खोटी सुनाने के बाद घर से निकल जाने का आदेश दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह भूल कर भी कभी उस घर में कदम न रखे। खन्ना साहब की लताड़ सुनकर वह वहां से निकल गई और मैं उसे समझा बुझाकर घर ले आया। उसके बाद मैं आराधना का ख्याल रखने लगा। रोज शाम को 6 से 7 का समय मैं उसके साथ बिताता था और कभी कभार दिन में भी उसके साथ लंच ले लेता था। आज भी तो आपका उसके साथ लंच का प्रोग्राम था? जितेंद्र के खामोश होते ही प्रभात ने पूछ लिया। जितेंद्र चौंक पड़ा। उसने पूछा, आपसे यह किसने कहा कि मेरा आज आराधना के साथ लंच का प्रोग्राम था? किसी ने भी कहा हो। आप यह बताइए कि यह बात सच है या नहीं? हाँ, यह बात सच है। आज मैंने 1 बजे उसे वोल्गा रेस्टोरेंट में बुलाया था, लेकिन वह नहीं आई। मैं लगभग 1:30 बजे तक उसका इंतजार करता रहा और फिर निराश होकर अपना पैकेट बंधवाकर वापस ऑफिस लौट गया। यानी आज 9 बजे से 5 बजे के दौरान आप अपने ऑफिस में ही थे? रंजीत ने पूछा। जी हाँ, बस 1 से 1:30 के दौरान मैं वोल्गा रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा आराधना का इंतजार करता रहा था। जितेंद्र ने कहा। उस दौरान आपकी कार पार्किंग में ही खड़ी थी? रंजीत ने पूछा। जी हाँ, मेरी कार सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक मेन पार्किंग में ही खड़ी रहती है। आराधना का कत्ल कल दोपहर 12:30 से 2:30 के दौरान हुआ है। अगर उस समय आपकी कार वहीं पार्किंग में खड़ी थी, तो फिर कार की डिक्की से आराधना की लाश कैसे बरामद हुई? हो सकता है कोई लाश मेरी कार की डिक्की में डाल गया हो। कैसे डाल सकता है? माउंट रोड एक भीड़ भाड़ वाली सड़क है। ऐसी सड़क पर कौन इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि दिन दहाड़े किसी कार की डिक्की में लाश डाल जाए? तो फिर ऐसा हो सकता है कि कातिल मेरी कार पार्किंग से निकालकर कत्ल वाली जगह ले गया हो, वहीं उसने लाश को मेरी कार की डिक्की में ठूंसा हो और फिर पार्किंग में कार छोड़ गया हो। जितेंद्र ने अपना विचार प्रकट किया। क्या पार्किंग में से कार निकाल ले जाना इतना आसान काम है? जी हाँ, पार्किंग प्लेस पर कोई चौकीदार नहीं रहता। वहाँ ढेरों गाड़ियाँ खड़ी रहती है। किस गाड़ी का मालिक कौन है, यह सड़क चलता आदमी नहीं जान सकता। ऐसे में अगर कोई आदमी मास्टर की से किसी गाड़ी को खोलकर स्टार्ट करके ले जाता है, तो किसी को क्या पता चलेगा? यू आर राइट। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना कि कातिल आपको अच्छी तरह जानता है, आपकी कार को अच्छी तरह पहचानता है। हाँ, इस बात से मुझे इनकार नहीं है। जब कातिल ने आराधना का कत्ल किया है, तो जाहिर है कि वह आराधना को जानता था, और जब वह आराधना को जानता था तो मुझे भी जरूर जानता होगा। अगर आपने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया है इंस्पेक्टर साहब, जितेंद्र ने रंजीत की बात काटते हुए कहा, अगर मैंने अपनी पत्नी का कत्ल किया होता तो उसकी लाश को अपनी कार की डिक्की में हरगिज न रखता, और अगर रखता तो पुलिस को खबर न करता, चुपचाप लाश को कहीं ले जाकर ठिकाने लगा देता। चलिए मान लिया कि आपने आराधना का कत्ल नहीं किया। अब जरा यह बता दीजिए
कि लाश को आपकी कार में क्यों शिफ्ट किया गया? मुझे फंसाने के इरादे से। किसी को क्या पड़ी है आपको फंसाने की? किसी को तो कुछ नहीं पड़ी है मुझे फंसाने की, लेकिन कातिल को पड़ी है। कातिल को पता था कि मेरे पास आराधना के कत्ल की वजह है। बस उसने कत्ल का इल्जाम मुझ पर थोपने के इरादे से आराधना की लाश मेरी कार की डिक्की में डाल दी। कौन हो सकता है वह कातिल? कोई ऐसा व्यक्ति जो आराधना के बहुत करीब रहा हो, आराधना के जीवन से बहुत अच्छी तरह परिचित रहा हो। कहीं आपका इशारा किशोर की ओर तो नहीं है? तभी प्रभात ने पूछ लिया। जी हाँ, मेरा इशारा उसी की ओर है, जितेंद्र ने शांत स्वर में कहा। लेकिन वह तो आराधना का प्रेमी था, वह भला आराधना का कत्ल क्यों करेगा? जितेंद्र के चेहरे पर नजर टिकाकर प्रभात ने पूछा। क्या यह संभव नहीं है कि आराधना ने उससे मिलना जुलना छोड़ दिया हो? उसने आराधना से मिलने की कोशिश की हो तो आराधना ने उसे डांट दिया हो और उसने गुस्से में आकर मुझे फंसाने का एक तगड़ा प्लान बनाकर आराधना का कत्ल कर दिया हो। हाँ, यह संभव है, प्रभात ने स्वीकार किया। फिर वह रंजीत से संबोधित हुआ। रंजीत, कहीं सचमुच कोई इन्हें फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कहीं पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके कत्ल की सूचना देने वाला असल में कातिल ही तो नहीं था? क्या? जितेंद्र चौंक कर बोला। क्या किसी ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके कत्ल के बारे में या मेरे खिलाफ कुछ कहा था? जी हाँ, रंजीत बोला। करीब 5 बजे किसी ने पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके सूचना दी थी कि आपने आराधना का कत्ल कर दिया था और उसकी लाश ठिकाने लगाने जा रहे थे। उसी फोन कॉल के बाद हम आपकी तलाश में निकले थे। इंस्पेक्टर साहब, वह आदमी जरूर कातिल रहा होगा, जितेंद्र ने उत्तेजित स्वर में कहा। वरना उसे यह कैसे पता चलता कि आराधना का कत्ल हो चुका है और लाश मेरी कार की डिक्की में है? इतना कहकर जितेंद्र एक क्षण के लिए खामोश हुआ और फिर उसने पूछा, अच्छा, एक बात बताइए, उस आदमी ने अपना कुछ अता पता दिया था? नहीं, अपना नाम बताए बगैर उसने फोन कट कर दिया था, रंजीत ने कहा। सोचिए, अगर वह शरीफ आदमी था, अगर आराधना के कत्ल में उसका कोई हाथ नहीं था, तो उसने अपना नाम पता क्यों नहीं बताया? रंजीत खामोश होकर कुछ सोचने लगा। इंस्पेक्टर साहब, जितेंद्र ने रंजीत का ध्यान भंग किया। क्या मैं वह पत्र देख सकता हूँ जो आराधना ने मिस्टर प्रभात को लिखा था? क्या करेंगे देखकर? रंजीत ने पूछा। यह जानने की कोशिश करूंगा कि वह पत्र आराधना का ही लिखा हुआ है या उसमें भी कातिल की कोई चाल है। रंजीत ने पत्र निकालने के लिए जेब में हाथ डाला ही था कि प्रभात बोल पड़ा। रंजीत, पत्र को हाथ मत लगाना, पहले हाथ में रुमाल लपेट लो, फिर पत्र को निकालो। क्यों? रंजीत ने हैरान स्वर में पूछा। क्योंकि अगर जितेंद्र साहब का संदेश सच है और वह पत्र आराधना का लिखा हुआ नहीं है, तो जाहिर है कि वह पत्र कातिल ने लिखा होगा, और अगर वह पत्र कातिल ने लिखा है तो उस पर उसकी उंगलियों के निशान भी होने चाहिए, बशर्ते कि उसने दस्ताने न पहन रखे हों। कोई जरूरी नहीं है कि उसने दस्ताने पहन ही रखे हों, प्रभात बोला। तो यह भी कोई जरूरी नहीं है कि अब तक उसकी उंगलियों के निशान कागज पर सुरक्षित हों। उस पत्र को मैंने हाथ लगाया है, तुमने हाथ लगाया है। हो सकता है ये सारे निशान आपस में मिलकर गुड़मुड़ हो गए हों, नष्ट हो गए हों। भाई साहब, यह भी तो हो सकता है कि कागज पर अभी तक सबके निशान सुरक्षित हों, मेरे, तुम्हारे और पत्र लिखने वाले के। रंजीत को प्रभात की बात में दम नजर आया। उसने जेब से रुमाल निकालकर दाएं हाथ में लपेटा और बड़ी सावधानी से पत्र निकाला। पत्र का एक कोना चुटकियों में पकड़कर उसने जोर से झटका दिया तो पत्र पूरी लंबाई में खुल गया। पत्र को उसने मेज पर फैला दिया और बोला, मिस्टर जितेंद्र, इस पत्र को हाथ मत लगाइएगा, दूर से ही पढ़ जाइए। ठीक है, जितेंद्र बोला और मेज पर झुककर पत्र पढ़ने लगा। प्रभात और रंजीत चेहरे पर व्यग्र भाव लिए उसे देखते रहे, उसके कुछ बोलने का इंतजार करते रहे। इंस्पेक्टर साहब, पत्र समाप्त करने के बाद जितेंद्र उत्तेजित स्वर में बोला, यह पत्र आराधना के हाथ का लिखा हुआ नहीं है। क्या? प्रभात और रंजीत के मुख से एक साथ निकला। यह लिखाई आराधना की लिखाई से मिलती जुलती जरूर है, लेकिन फिर भी मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि यह लिखाई आराधना की नहीं है, जितेंद्र ने दृढ़ स्वर में कहा। आप कोई हैंडराइटिंग एक्सपर्ट तो है नहीं, फिर आपको अपनी बात पर इतना विश्वास क्यों है?
गौर से जितेंद्र को देखते हुए प्रभात ने पूछा, क्योंकि जिस ढंग से पत्र के अंत में आराधना कपूर लिखा हुआ है, उस ढंग से आराधना अपना नाम कभी नहीं लिखती थी और ना ही वह उस ढंग से हस्ताक्षर करती थी। अगर आप पत्र को हाथ लगाने की इजाजत दें तो मैं पत्र को ध्यान से देखकर इसमें और भी खामियां निकाल सकता हूँ। जी नहीं, आप पत्र को हाथ नहीं लगा सकते। इतना कहकर रंजीत खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की के सामने पहुंचकर वह नीचे की ओर मुख करके उच्च स्वर में चिल्लाया, चड्डा जरा ऊपर तो आना। कुछ क्षण बाद चड्डा हॉल में दाखिल हुआ। चड्डा, रंजीत ने पूछा, तुम्हारे पास दस्ताने हैं? जी हाँ है, चड्डा ने कहा। हाथों में दस्ताने पहन लो और यह पत्र। रंजीत ने मेज पर पड़े पत्र की ओर संकेत किया। बड़ी सावधानी से अपने साथ ले जाओ। इस पर की उंगलियों के निशान उतरवा लो और इसकी 3 कॉपियां बनवा कर यहाँ दे जाओ। ओरिजिनल पत्र फाइल में रख लेना। ओके सर, कहकर चड्डा मेज की ओर बढ़ा। जेब से दस्ताने निकालकर उसने हाथों में पहन लिए। यह काम जल्द से जल्द करवाओ। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट पूरी तरह से तैयार होकर तो आए हैं ना? जी हाँ, आप बेफिक्र रहिए, काम अभी हुआ जाता है। चड्डा ने चुटकियों में पत्र का कोना पकड़ा और यूं बाहर चल दिया जैसे मरे हुए चूहे को दुम से पकड़कर ले जा रहा हो। प्रभात ने एक सिगरेट सुलगाई और एक जोरदार कश लेकर जितेंद्र से बोला, अगर आप आराधना के हाथ का लिखा हुआ कोई नोट ले आए तो बड़ा अच्छा हो। अभी लाता हूँ, कहकर जितेंद्र उठा और भीतरी द्वार से होकर कहीं गायब हो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।